हेलो एवरीवन, टीचिंग व्यासी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। माय नेम इज डॉक्टर ए आर लोन और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस। अगर आप ये लेक्चर पूरा देखते हैं, कोई क्वेश्चन भी आप मिस नहीं करते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन इस पोर्शन से नहीं छूटने वाला। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आज हम आपके लिए तकरीबन 50 क्वेश्चन, जो टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, तो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी कुछ टाइम हमारे साथ देते हैं तो आप जान लीजिए कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इसी लेक्चर को देखकर अपना एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? It is an autonomous institution of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC), established in 1982। और नीचे क्या दिया गया है? It is an internationally acclaimed institution which offers a training programs, academic courses, advisory in wildlife research and management. Its most significant publications has been planning wildlife and protected areas। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक पैराग्राफ है। क्या है ये एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ से आपको चुनना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। The Finance Ministry is planning to divest its status as an autonomous body. The above passage best describes which of the following environmental organizations of India। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि पैसेज से निकालना है आपको कि जिस तरह से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या आएगा? तो जहां तक हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट की 1982 और मिनिस्ट्री की MOEFCC, और उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखे हुए है कि इसका जो ऑफर करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एकेडमिक कोर्सेज, एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट। तो फिर नीचे लिखा है प्लानिंग वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहां थोड़ा ध्यान रखना है, ऊपर क्या लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट लिखा है। विद रेफरेंस टू द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL के बारे में कौन सी यहां पे इनकरेक्ट है? ठीक है, देखिए पहला लिखा हुआ है द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द NWBL। यहां पे पहला ही जो क्वेश्चन है, पहला ही जो पॉइंट है, इसमें क्या है? गलत है, इनकरेक्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज ए स्टेटूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 5A ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बिल्कुल सही है ये। NBWL के बारे में पढ़ रहे हैं। The member of the National Board for Wildlife also contain members from various NGOs. The NBWL may constitute a standing committee at its discretion। तो ये जो है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, जो है ये गलत है। NWBL के बारे में इसका पहला पॉइंट जो है वो गलत है। देखिए NBWL का जो चेयरमैन होता है, ठीक है ना, जो चेयरपर्सन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। कोई मिनिस्टर नहीं होता है बल्कि प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये इसका रॉन्ग आंसर बताया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? विद रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट दो है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जैसे यहाँ पे पहला जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन हुआ है वो क्या है? द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। क्या ये सही है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के
अंदर आता है। दूसरा है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ MOEFCC इज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ WII। तो इसमें आपको बताना है, तो जैसे यहाँ पहले लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, तो ये जो होता है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। क्या कहते हैं हम? ऑटोनॉमस। ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और ये अंडर किसके आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इसके अंडर आता है, ये आपको चीज याद रखनी है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1982 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था और ये आपको देहरादून के अंदर देखने को मिलेगा। वहां जहां FRI है उसके साथ में आपको ये जो है देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर। तो इसका जो मेन चीज होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये एकेडमिक कोर्सेज, एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च मैनेजमेंट के ऊपर ये काम इसके रहते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन 4 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो पहले आपको ये समझना है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है। देखो, एग्जीक्यूटिव बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, वो मिलकर कोई बॉडी बनाते हैं, हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। बट ये भी आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर आती है। तो ये जो है CAQM है, ये आता है स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर आता है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर नहीं आता है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? इसमें भी आप कह सकते हैं कि जो एक्ट या कोई इसको लॉ रेगुलेशन जो है ये पार्लियामेंट के अंदर पास होते हैं, लेकिन ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। इसको मान लिया पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हो जाएगी, एक्ट बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं आती है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल बी, तो पहला क्या हुआ? पहला रॉन्ग हुआ। हमें क्या बताना है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट बताना है, स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से। दूसरा कहता है इट विल बी कम्प्लीमेंटेड द फंक्शनिंग ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA। तो इट विल बी कम्प्लीमेंटेड द फंक्शनिंग ऑफ द एनवायरमेंट पोल्यूशन। देखो, ऐसा था कि अगर हम बात करें 1988 की, ठीक है, 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट के ने एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई थी, तो उसमें ये जो है EPCA ये फॉर्म हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ है? इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर दिया है और इसको किसने रिप्लेस किया है और ऑर्डिनेंस किसने इसका साइन किया है? वो किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसका जो है ऑर्डिनेंस साइन किया हुआ है। तो अब ये जो था EPCA था, अब ये रिप्लेस होके बन गया है आपका CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसमें 18 मेंबर्स होंगे और इसमें जो चेयरपर्सन होगा वो फॉर्मर या सर्विंग सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो भी हो सकता है। या फिर स्टेट की बात करें, जो चीफ सेक्रेटरी अगर होगा तो वो होता है, तो 3 साल का इसका टेन्यूर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं भी आ सकता है। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है द कमीशन विल हैव एन एक्सक्लूसिव जुडिक्शंस ओवर द नेशनल कैपिटल इन मैटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इसमें क्या है, अगर हम बात करें जुडिक्शन की, जुडिक्शन इसका सिर्फ दिल्ली नहीं आता है, बल्कि इसका जो भी एरिया है, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी, राजस्थान, तो ये सब जो है ये CPCB और ISRO के साथ मिलकर जो है ये काम करेंगे। तो ये इसके बारे में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको समझना होगा, देखना होगा कि क्या इसका सही आंसर है, क्या इसका गलत आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL के बारे में आपको बताना है। तो NBWL के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया भी है, आपको वो थोड़ा समझना है यहाँ पे। तो इसका पहला रोल लिखा है इट्स रोल, क्या लिखा हुआ है?
Its role is advisory in nature, though it is a statutory organization. यहाँ पे ये चीजें मेंशन करनी चाहिए, ये चीज स्टैट्यूटरी है, एग्जीक्यूटिव है, क्या है, ठीक है ना। अपनी क्वेश्चन में ये अगर आप मार्क नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बोर्ड इज टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। तीसरा कहता है, नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी डन विदाउट अप्रूवल ऑफ NBWL। तो हमें बताना है करेक्ट, तो ये जो है तीनों जो है करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तीनों जो है करेक्ट आंसर है NBWL के। तो ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे है, द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव BIOFIN इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 विद रेफरेंस टू द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसकी बताना है स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्या बतानी है कौन सी करेक्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरा लिखा हुआ है, द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन इंडिया विद द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज चेयरमैन। तो दोनों जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जहां पे लिखा है इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये सही है, या तो ठीक है, लेकिन जो लिखा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ये गलत है, क्योंकि ये जो आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से जो है ये आता है, तो इसी वजह से ये गलत है, ठीक है। तो दूसरा कहता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो ये जो था ये आया था प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 से, ठीक है ना। तो दोनों ये चीजें गलत है, तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा नाइदर वन नॉट टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये जो है संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसके बारे में बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द इबो मेंशन्ड स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला क्या है, इट इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा कहता है, द इंटर्न्स सेलेक्टेड विल हैव टू टेक्निकली असिस्ट द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, यूटीज बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी काउंसिल्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2 जो है इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्या एक करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है? देखिए इसका आंसर जो है सिर्फ जो दूसरा वाला है, सेकंड वन, द इंटर्न सिलेक्टेड विल हैव टू टेक्निकली असिस्ट जो है, ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, तो आंसर इसका आएगा बी। क्या आएगा? बी इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, इसका जो आंसर आएगा बी आएगा, दूसरा इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप बहुत समझते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये लॉन्च किया था मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इस मिनिस्ट्री ने इसको किया था, लॉन्च किया था। कब किया था? उस टाइम कौन थे? उस टाइम जो थे वो थे प्रकाश जवादकर। ये 22 मई 2020 को ये लॉन्च किया गया था। और किस डे पे किया गया था? ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। जिसमें 6 महीने की एप्लीकेशन ली गई थी और 20 कैंडिडेट को जो था वो सिलेक्ट किया गया था इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 9 है, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। ये कैंपेन लॉन्च्ड बाय, ये कैंपेन किसने लॉन्च की थी? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया एंड UN एनवायरनमेंट, ठीक है। ये कैंपेन थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB के बारे में। ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है? बोथ स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहला लिखा हुआ है द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज ए स्टेटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी अंडर द MOEFCC, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है एक्सरे इमेज ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स कैटलॉग्स वे रिलीज्ड बाय WCCB टू कर्ब द स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, तो दोनों जो है ये सही है। तो आंसर इसका आएगा बोथ 1 and 2। इस तरह से क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम साइट्स इन इंडिया। तो इसमें जैसे यहाँ पे है कोदन बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम ऑफ केरला, दूसरा है कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ ओडिशा, पांचवा है पामपोर सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर। ये जो तीन है, ये तीन आंसर है 2, 4, 5। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। ठीक है, ये ग्लोबली इंपोर्ट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम साइट्स इन इंडिया जो है ये तीनों जो आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली रिलीज्ड विजन 2001-2031 प्लान इन रेफरेंस टू। ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने रिलीज किया है विजन 2021। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है टू अपग्रेड द जूज इन इंडिया टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रेंथ द सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अर्बन सर्विसेज एनवायरमेंटल रेटिंग सिस्टम USERS के बारे में है, यहाँ पूछा गया है। तो इसमें जो पहला है is aimed at improving basic services like water supply, sewerage and soil waste, ये ठीक है। दूसरा कहता है it is funded by United Nations Development Programs and executed by the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, तो दोनों ये सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट, बोथ 1 and 2 आर जो है करेक्टली मेंशन्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है जी, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज ए पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ये गलत है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन 1974 इन द वेक ऑफ द 1973 ऑयल क्राइसिस। और तीसरा कहता है इट इज ए बेस्ट नोन फॉर द पब्लिकेशन ऑफ इट्स एनुअल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। और डी क्या कहता है? इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखो, इसमें जो पहला है ये इनकरेक्ट है। देखिए, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी ड्यूरिंग द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973-74 में। ठीक है, और इसमें दूसरी चीज जो है यहाँ पे लिखा है नॉन गवर्नमेंट, ये इंटर गवर्नमेंट ऑटोनॉमस है। ठीक है ना, ऑटोनॉमस तो है ये, और पेरिस बेस्ड भी है क्योंकि ये पेरिस हुई थी इंटरनेशनल एनर्जी। तो यहाँ पे जो नॉन गवर्नमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे इंटर गवर्नमेंट है, ये इंटर गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसी वजह से ये जो है इनकरेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कन्वेंशंस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो इसका आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज अबव और करेक्ट, बताना आपको कौन सा इसमें करेक्ट है। तो यहाँ अगर हम बात करें, ये जो लिखा हुआ है इंडिया होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 टू बोन कन्वेंशन इन 2020 and will be the president of COP2 Bonn Convention till 2023। ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा ये आप इसको
देखिएगा और इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा कन्वेंशन के बारे में। जो इसमें 13th जो आई थी, जो 13th कोप हुई थी, ये आपने पढ़ा भी होगा शायद 15 टू 22 फरवरी 2020 में एट गांधीनगर इन गुजरात के अंदर यहाँ पे हुई थी। तो ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन से इनकरेक्ट हैं। क्या बताना है? कौन से इनकरेक्ट हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है यहाँ पे, पहली जो चीज लिखी है वो लिखा है जो कन्वेंशन हुआ है, जो कन्वेंशन on biological diversity हुआ है was opened for signature at the Earth Summit in Rio de Janeiro in 2002 and entered into force on 2003। आपने पढ़ा भी होगा, क्या आप जानते हैं इसके बारे में क्या कुछ है, इसके बारे में क्या हकीकत है यहाँ पे? क्योंकि आपको भी इसके बारे में पढ़ना चाहिए। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी है इसके बारे में आपको, तो फिर आप मुझे बताइएगा क्या ये सच है। सबसे पहली बात क्या है, जो यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन हुई थी ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 2002 में नहीं हुई थी, ये बात क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज क्या यहाँ पे लिखी हुई है कि एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 2003, ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, इंडिया पार्टी बनी थी इसकी, इंडिया रेटिफाइड इट इन 1994, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाज इनैक्टेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशंस। और उसके बाद हम बात करें इन 1990 जो है ना, ये जो समिट हुई थी 1992 अर्थ समिट हुई थी। कब हुई थी? 1992 अर्थ समिट हुई थी। यही यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये बात यहाँ पे गलत है। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट है द कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में। किसके बारे में? कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। देखिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, और आपने भी कहीं न कहीं इसको अच्छी तरह से पढ़ा ही होगा। ये था बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो था ये था बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो कि एलएमओ के बारे में, एलएमओ लिविंग्स मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इसकी मूवमेंट्स के बारे में ये देखती थी, ठीक है ना। ये आपको पता ही है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तीसरा कहता है द नगोया प्रोटोकॉल सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क। तो जो नगोया प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल क्या होता है? नगोया प्रोटोकॉल ये किसके लिए है? ये है टू एंश्योर कमर्शियल एंड रिसर्च यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है। ये है जेनेटिक रिसोर्स के लिए। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जो है ये इनकरेक्ट इसका ऑप्शन आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साइट्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, आपको बताने हैं इन 3 में से कौन से करेक्ट है या कौन से करेक्ट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे साइट्स के बारे में कि साइट्स वाज conceptualized in 1963 at a meeting of the United Nations Environment Programs that came into force in 1975। ठीक है, क्या ये सही है या गलत है?
पहला पॉइंट आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर चांस होते हैं आने के, क्योंकि आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए और आपके सिलेबस के अंदर इंटरनेशनल नेशनल जो भी है ये पूछ सकते हैं यहाँ से, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहली बात यह है कि जो साइट्स था, साइट्स CITS साइट जो है ये ड्राफ्ट हुआ था, इसका जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, अडॉप्ट हुआ था, वो हुआ था 1963 में। 1963 में हुआ था। ये एक मीटिंग हुई थी मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या था? मीटिंग किसकी थी? यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग जो हुई थी IUCN के साथ हुई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। तो पहला पॉइंट जो है इसमें गलत है। तो दूसरा क्या है? CITES is neither legally binding on the parties nor it takes place in national laws। ये पॉइंट भी गलत है। तीसरा है species that are in danger of extinction are kept in appendix 3 of CITES। ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा none of the above। ठीक है ना? इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आपको यहाँ पे कुछ रामसार साइट्स दी हुई हैं और स्टेट्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बताना है हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैचड। कितने जो हैं वो करेक्टली मैचड हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। मैं 50 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और 50 के 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे अनुसूपा लेक जो है, अनुसूपा लेक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं है। पहली बात यह है, ठीक है। जो अनुसूपा लेक है ये कहां पे है? ये ओडिशा के अंदर है। ये किसके अंदर है? ये ओडिशा के अंदर है। तो पहला ये गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है चित्रागुडी बर्ड सेंचुरी। अभी चित्रागुडी जो है ये बर्ड सेंचुरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहां पे है? चित्रन गुडी बर्ड सेंचुरी है ना। तो ये जो है ये आपको देखने को मिलेगी कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। किसके अंदर? तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे ये भी गलत होगी। दूसरा है कंजीरकुलम। क्या है? कंजीरकुलम। ये जो बर्ड सेंचुरी है ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और लास्ट पे जो यहाँ पे मेंशन है वो है थाने क्रीक। थाने क्रीक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो है ये एक महाराष्ट्र के अंदर जो है ये रामसार साइट है। किसके अंदर है? ये महाराष्ट्र के अंदर। तो ओनली वन पेयर जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ओनली वन पेयर करेक्ट है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। इट इज ए सोर्स बुक। इट इज ए सोर्स बुक दैट मेंटेन्स एन इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज। द बुक हेल्प अस। ये एक आप पैसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़िए पैसेज, लास्ट में बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा। पहली चीज ये है, ये एक सोर्स बुक है जो मेंटेन करती है इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज। दूसरा पॉइंट है द बुक हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च स्टडीज एंड आल्सो फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्राम्स ऑफ रेयर एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट। इट इज मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आइडेंटिफाई द बुक फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब आपको सिर्फ बताना है इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा रेड डेटा बुक जो है इसका करेक्ट आंसर है जी। इस तरह से यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैचड है। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा इनकरेक्टली मैचड है भाई। तो यहाँ पे आपको आपका आंसर क्या आ सकता है? जैसे यहाँ पे है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। या तो पहले मुझे लगा ये तो गलत है, ये तो गलत है। दूसरा कहता है एमिशन गैप रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट, ये तो ठीक है। तीसरा कहता है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये भी सही है। ये भी गलत है, ठीक है, ये भी इनकरेक्टली मैचड है। चौथा है ग्लोबली असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, ये भी गलत है।
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि जो सिर्फ इसका आंसर ये है कि जो एमिशन गैप रिपोर्ट है ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, एक भी गलत, तीन भी गलत और चार भी गलत। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट। क्या आएगा? ए पार्ट जो है इसका आंसर आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले का आंसर आएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे का यही है, तीसरे का आएगा यहाँ पे रिपोर्ट से, ठीक है। जैसे बुलेटिन की बात करें, ये किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट लिखता है? ये लिखते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लिखती है, ठीक है, ना कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा है एमिशंस गैप रिपोर्ट, ये जो है ये कौन लिखता है? ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ही के अंदर आता है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ये लिखता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लिखता है। उसके बाद नंबर 4 जो है वो है ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, और इसे यहाँ पे लिखा हुआ है बट ऐसा नहीं है, इसको WWF जो है वो लिखता है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर आएगा 1, 3 एंड 4 जो है वो गलत है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड आंसर जो है इसका सही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 क्या बता रहा है आपको? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP आपको बता रहा है कौन सी जो स्टेटमेंट है इसमें करेक्ट है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है एज द लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी UNEP, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? UNEP लिखा हुआ है एडमिनिस्टर्स एंड प्रोवाइड सेक्रेट फंक्शंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स एंड अदर एंटिटीज। देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस हिसाब से एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर तरफ से तैयार रहना है। कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन आए, टफ आए या इजी आए, हर एक को आपको आगे से जवाब देना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ है पहला मिनामेटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, क्या ये सच है? ठीक है, देखो मैं अक्सर वीडियो मैंने बोला है सच है सच है, तो सच का मतलब है कि करेक्ट है, ठीक है ना। तो अब ये वर्ड पक चुका है मेरी जुबान पे, सच है, तो दैट मीन्स करेक्ट है, इसी को मैं बोलता हूँ सच है। तो मिनामेटा कन्वेंशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन मरकरी, दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तीसरा है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, नंबर 4 है वीना कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो आप बताइएगा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर क्या आ सकता है? पहला ये, दूसरा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी ठीक है। तीसरा है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये भी ठीक है। वीना कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, 2 एंड 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं हमें क्या बताना है, कौन से इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन पहले यहाँ पे देखिएगा आप, ऐसी स्टेटमेंट्स आपको पूछ सकते हैं, तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे पहला है इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन एंड द रिडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो पहला पॉइंट जो है ये बिल्कुल गलत है। दूसरा पॉइंट है इट वाज फाउंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन जून 1972 एंड इसका जो हेडक्वार्टर बताया गया नैरोबी कीनिया बताया गया है, ये भी जो है इसका आंसर गलत है। तीसरा कहा है इट मेनली फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ endangered species while pollution climate change issue are kept out of its ambient। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है इसमें क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो WWF है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1969 में एज द चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट, और इसके जो एम थे to conserve the worldwide biological diversity, to promote the sustained use of renewable resources, to reduce pollution and wasteful consumptions। तो उसके बाद बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम में इन्होंने हिस्सा लिया। तो ये चीजें जो है आपको कहीं ना कहीं
पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर चीज जो है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हिस्ट्री की हम बात करें, इसमें 29 अप्रैल 1961 में ये हुई थी, और इट्स प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन वाज द कंजर्वेशन फाउंडेशन। इट्स ओरिजिनल नेम वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लेंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कीनिया के अंदर। तो यही जो है नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा जी। ओके, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा गया है कि आपको बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसमें है द किगाली एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड इन 2016 टू फेस डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। दूसरा बताया गया इट इज ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट डिजाइनेड टू क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन इंटरनेशनल लॉज। तीसरा क्या बताया गया है, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू दिस एग्रीमेंट। नंबर फोर्थ बताया गया है it divides nations into three groups with a fourth steps path to achieve 80% reduction in HFC consumption by 2047। तो आपको बताना है इसमें से कौन से जो है वो करेक्ट है। ओके, तो देखिए पहले की बात करें, दूसरे की बात करें और चौथे की बात करें, ये तीन सही है। यहाँ पे लिखा है इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी, ये गलत लिखा है, इंडिया सिग्नेटरी है इस एग्रीमेंट का, ठीक है ना। तो ये जो है इसके आंसर है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ी सी भी चूक नहीं करनी है, कहीं ना कहीं आपको पॉइंट्स जो है कम ना हो पाए, ठीक है। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज वाज डिजाइन्ड टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ hazardous waste between nations, specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed countries। तो ये है क्वेश्चन आपका 24। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेसल कन्वेंशन। अगर आप बेसल कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जो ये कुछ लिखा हुआ है आपको समझ आ जाएगा। तो स्टॉकहोम भी पढ़िएगा, बोर्न भी पढ़िएगा और रोटरडेम कन्वेंशन के बारे में भी पढ़िएगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन किस जगह से भी आ सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन है जी, द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस INCOIS has prepared a coastal vulnerability index CVI for Indian coast. In the context of this, consider the following statement for INCOS। आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट बताना है, यहाँ नीचे देखिएगा करेक्ट बताना है या फिर इनकरेक्ट बताना है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकॉइस इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो पहला जो है यहाँ पे गलत है, पहला यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनकॉइस इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये तो यहाँ तक तो सही है। वहां पे लिखा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री आती है ये मिनिस्ट्री आती है ऑफ अर्थ साइंस, ये आता है MOES आता है, ठीक है ना, MOEFCC नहीं आता है। तो ऐसे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है, तभी जाके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये 1999 में ये स्टार्ट हुई थी और इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा लिखा हुआ है इनकोइस प्रोवाइड्स नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द स्प्रेड ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशंस। तो दूसरा पॉइंट सही है, तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में है इन 2022 इंडिया हैज डेजिग्नेटेड मेनी न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको क्या बताना है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है क्या है। तो जब आप इनकरेक्ट के बारे में जानोगे तो करेक्ट भी आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है ये, देखिए रामसर साइट्स विच हैव डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ और इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ऐसा नहीं है, क्योंकि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर ये ऐसा नहीं आता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है रामसर कन्वेंशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स द framework for the conservation and wise use of wetlands and their resources but does not provide financial aids। तो दूसरा जो है इसका ये भी गलत है, ठीक है। और
तीसरा क्या कहता है, एज पर रमसार कन्वेंशन वेटलैंड्स आर दोज एरियाज विच आर परमानेंटली और टेम्परेरली फ्लडेड विद स्टैटिक्स और फ्लोइंग वाटर्स। तो रमसार कन्वेंशन ये सही है। तो रमसार के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो रमसार की अगर हम बात करें, ये आप जानते हैं वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रमसार कन्वेंशन, जैसे हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो कि एस्टेब्लिश हुई थी, एस्टेब्लिश्ड बाय यूएनईएससीओ इन 1971 और and named after the city of Ramsar in Iran, where the convention was signed that year. Okay, so Ramsar recognition is the identification of wetlands around the world which are of international importance, especially if they provide habitat to waterfowl, about 180 species of birds. So there is a international interest and cooperation in the क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द बंकर कन्वेंशन। बंकर कन्वेंशन के बारे में आपको क्या बताना है, इसमें करेक्ट कौन कौन सा है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 27 हुए, अभी बहुत से क्वेश्चन बाकी हैं। मैंने 50 क्वेश्चन लेकर आपके लिए आया हूं, तो आपको बताना है इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है बंकर के बारे में, इट वाज अडॉप्टेड टू इंश्योर दैट द इफेक्टिव compensation is available to the persons who suffer damage caused by spills of oil when carried as fuel in ship bunkers। तो ये इसका आंसर आएगा। तो 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन कैसा बनता है, ऐसा बनता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्या है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इसका हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन ये देखिएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव इज आर करेक्ट, ये आपको बताना है इसका। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है, देखिए पहला लिखा हुआ है, इट इज द डिजाइनेटेड नोडल एजेंसी फॉर द कन्वेंशन on international trade in endangered species of wild fauna and flora related enforcement। ये तो ठीक है। तीसरा कहता है, it is mandated to collect and collate intelligence related to the organized wildlife crime activities। ये भी सही है। तो पहला क्या लिखता है, it is a non-statutory body that function in the Indian Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ये गलत है। ये क्यों गलत है, देखिए क्यों गलत है। तो इसमें जो आंसर है यहाँ पे गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट इज ए नॉन स्टेटरी बॉडी। तो ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है ये एक स्टेटरी बॉडी है। तो यहाँ पे जो नॉन स्टेटरी लिखा, देखा कितने पॉइंट से क्या कुछ हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको चीजें नोट करनी है, हर पॉइंट हर चीज किस तरह से ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, CMS की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसमें लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। पहली बात है यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एन एनवायरमेंट ट्रीटी इन्वेस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। और दूसरा लिखा हुआ है, currently श्रीलंका हैज टेकन ओवर इट्स प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडिया फॉर द नेक्स्ट 3 years till 2003। द गांधीनगर डिक्लेरेशन वाज adopted during the COP13। तो आपको बताना है करेक्ट इसमें क्या आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, पहला और तीसरा जो है इसका सही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन है जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन ओशन समिट। वन ओशन समिट, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए यहाँ पे है, द वन ओशन समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस इन कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड बैंक। यहाँ तो पहला जो पॉइंट है ये तो ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है, in the summit UNESCO has announced that the whole seabed will be mapped by 2030। ये गलत है। The objective of summit is to mobilize the international community to take tangible action वो towards exploration of deep ocean resources। भी गलत है। तो पहला इसका आंसर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया क्लाइमेट हैजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको बताना है इसमें क्या आंसर है। यहाँ पे है, क्लाइमेट हैजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया इज लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत है। दूसरा है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी मैप्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द डिजास्टर डेटा फ्रॉम द एनुअल पब्लिकेशन ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एनुअल डिजास्टर्स वेदर रिपोर्ट।
तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया है, इसको लॉन्च किसने किया होगा? क्या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया होगा, या फिर एनुअल जो डिजास्टर वेदर रिपोर्ट जो जिसमें लिखा हुआ है इसमें आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, पहले का जो आंसर आएगा इसका, वो आएगा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वही इसको देखता है। दूसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की बात जो यहाँ पे हो रही है, तो पहला यहाँ पे गलत हो गया, दूसरा जो है वो सही है, ठीक है ना? दूसरा जो इसका आंसर है वो पॉइंट जो है वो सही है। तो तीसरा ये भी गलत है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टू ओनली। क्या आएगा? बी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है 32 के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको क्या बताना है इसमें आपको बताना है द यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 इज अलाइनेड टू एसडीजी Sustainable Development Goals 14 and stresses on the critical need for the scientific knowledge and the marine technology to build ocean resilience। तो ये जो है इसका आंसर सही है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लेट द इंडियन डेलीगेशन एंड द यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये गलत है। तीसरा कहता है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैड डिक्लेयर्ड एन ओशन इमरजेंसी, बिल्कुल ये सही है। तो पहला और तीसरा जो है इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन बाय यूनाइटेड नेशंस 30x30 गोल्स। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, ये है प्रोटेक्टिंग 30% लैंड एंड ओशन बाय 2030। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है फूड एंड लैंड यूज कोलेशन के बारे में। आपको बताना है ये जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन 3 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट जो हैं वो करेक्ट हैं। तो अगर हम बात करें इसमें दूसरा पॉइंट जो है द कोलिशन हैज आल्सो पार्टनर्ड विद द ग्लोबल इनिशिएटिव इंक्लूडिंग फूड सिस्टम डायलॉग्स एंड नेचर फॉर क्लाइमेट, ये इसका आंसर आएगा, ये करेक्ट आंसर है। तो 2 जो है इसका करेक्ट आंसर यही आएगा। इस तरह से क्वेश्चन कैसा एग्जाम के अंदर आ सकता है? कौन सी Consider the following statement regarding the Minamata Convention MC on Mercury, और आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 जो दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें द कन्वेंशन डेवलप्स प्रैक्टिकल टूल्स एंड नोटिफिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ट्रेड इन मरकरी, ये पॉइंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF सर्व एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस। जो कन्वेंशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये 4 कन्वेंशंस आपको बतानी है कौन सी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ अगर हम बात करें जो दूसरा है और तीसरा है ये तीनों सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये 2 जो है वो सही है, और ये जो अगर हम बात करें ये 2 गलत है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फूड एंड फ्लोरा है, साइट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया भी है साइट्स के बारे में। यहाँ पे इन द 18th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्कोप ऑफ साइट्स इंडिया टू प्रपोज इंक्लूजन ऑफ रोजवुड, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम अपेंडिक्स 2 टू अपेंडिक्स 1 ड्यू टू इट्स हाई रेट ऑफ इलीगल ट्रेड। तो ये पॉइंट जो है इसका सही है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 38 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रैफिक। ये वो ट्रैफिक नहीं है जिस ट्रैफिक की आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है ना? ये जो ट्रैफिक है, इसकी ट्रैफिक की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ये जो ट्रैफिक है ये एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क होता है। ये लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम बात करें, it is a joint program of World Wildlife Fund WWF and the International Union for Conservation of Nature IUCN। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी चीजें याद रखनी है। और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976, कब हुआ था? 1976 में। तो अब यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि लंबा जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसका जो पहला लिखा हुआ है ना, ट्रैफिक इज ए लीडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स एज वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन मॉनिटरिंग नेटवर्क, यही इसका आंसर है।
उसके बाद क्वेश्चन है बूमर टेक्निक इज टॉक्ड अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बूमर टेक्निक की अगर हम बात करें, ये हमने कई बार न्यूज में देखा है, कैप्चरिंग एंड ट्रांसलोकेटिंग ऑफ एनिमल, ट्रांसलोकेटिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, ये बूमर टेक्निक है, ये बताता है हमें इसके बारे में। उसके बाद आता है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स। जो है हमें यहाँ पे ये बताना है, या बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे जी जो अर्थ डे है, अर्थ डे इज ए ग्लोबली coordinated by the Earth Day organization, which is a non-profit organization formerly known as the Earth Day Network। इनमें से जब आप पढ़ोगे यही एक इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो जैसे यहाँ पे है इट इज द प्राइमरी governing actions to combat climate change। दूसरा है the parties to the conventions meet annually in the conference of the parties COP to review the progress under the convention। तो दूसरा और तीसरा जो है इसका सही आंसर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। तो 41 का यहाँ पे क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से पॉइंट एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स है और इसके पब्लिशर है, आपको बताना है कि कौन से जो है इनकरेक्ट है, क्या है यहाँ पे कौन से जो है वो इनकरेक्ट है। तो जैसे यहाँ पे पहला है या दूसरा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्म इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये गलत बताया है इन्होंने। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जर्मन वॉच, ये भी गलत बताया इन्होंने। बाकी रही एमिशन गैप रिपोर्ट की बात, ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, ये बिल्कुल सही है। तो इन दोनों का क्या आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जो पहला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये आएगा जर्मन वॉच। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा जर्मन वॉच। तो दूसरी तरफ से है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, क्या है वर्ल्ड एनर्जी। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, आपको कितना अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो ये आप आज आपको पता चल गया होगा। तो ये है IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका क्या आएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो है ये करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने देख लिया कौन कौन सा गलत है कौन कौन सा सही है, और बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा। जैसे यहाँ पे 43 क्वेश्चन क्या है, 43 कहता है आपको which of the following pairs with reference to the finance mechanism and the organization which funds is or incorrectly। यहाँ पे funds है, यहाँ पे organization है, आपको बताना है इसमें जो ये incorrect है आपको बताना है select the correct answer using the course given below। आपको देखना है बताना है कौन कौन सा सही है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, यहाँ पे है क्योटो प्रोटोकॉल, क्या ये सही है, ये गलत है। दूसरा कहता है एडॉप्टेशन फंड UNFCC, ये भी गलत है। तीसरा कहता है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड वर्ल्ड बैंक, ये भी ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी अराइव अर्थ समिट, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड आपका ये है, फोर्थ आपका ये है, तो इसका जो आंसर आएगा 43 का वो आएगा बी। ओके, यहाँ पे है विद रेफरेंस टू रमसार कन्वेंशन क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रमसार के, यहाँ पे बताना है करेक्ट, बताना है आपको करेक्ट क्या है इसमें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइड यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू द कन्वेंशंस और प्रोवाइडेड बाय बोर्ड्स टाइप इंटरनेशनल, ये गलत है। तो पहला इसका सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए पार्ट जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या लिखा हुआ है, आपको बताना है which of the following is not the criteria for identification of wetlands of national importance under the Ramsar Convention। तो 45 यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको बताना है if a site regularly support 10% of the individuals in a population of one species or some species of water birds, ये जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, ये इसका क्राइटेरिया नहीं है। बाकी हम बात करें इफ ए साइट रेगुलरली सपोर्ट 20,000 और मोर बर्ड्स, ये आएगा इफ ए साइट सपोर्ट एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनस फिश सब स्पीशीज और फैमिलीज, इफ ए साइट सपोर्ट वैल्यूएबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकल, तो ये तीनों आएंगे इसके अंदर और ये नहीं आएगा, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें और रिगार्डिंग फॉरेस्ट रिस्टोरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है वो आएगा थर्ड। फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग इकोलॉजिकल
functionality and enhancing human well-being across deforested और degraded forest landscape। ये इसका आंसर आएगा। तो तीसरा जो है इसका आंसर है, थर्ड इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 है, डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, कौन इनको पब्लिश करता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करती है, ISRO, इसरो करती है डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। क्या ये सही है या गलत है? तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर इसके बारे में पढ़ के। और क्वेश्चन 48 कहता है, Which of the following agreements or convention has a bearing on biomedical waste? तो ये तो मुश्किल है नहीं, ये आपका आंसर क्या आएगा? पहला भी आएगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। बेसल कन्वेंशन हो, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो या मिनामिटा कन्वेंशन हो, सभी बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 1, 2 एंड 3 आएगा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मुझे लगा कि आपको कहीं ना कहीं ये लेक्चर पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसा लेक्चर जो है बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। और खासकर हम बात करें आपके जो एग्जाम आने वाले हैं, चाहे 22 हो या 28 हो, तो आप बिल्कुल आप प्रिपेयर होइएगा, ठीक है। तो आगे भी हम इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आएंगे। आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग बैच जी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।